हेलो नमस्ते प्यारे स्टूडेंट। आज हम लोग अध्याय 4 को पढ़ेंगे, कानून की समझ को पढ़ेंगे। ठीक है, कानून की समझ को पढ़ेंगे हम लोग। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी बुक को पढ़ रहे थे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक को पढ़ रहे थे जो क्लास 8 का है, सोशल साइंस का। 3 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ चुका है। जो नहीं पढ़े हैं वो पीछे जाकर प्लेलिस्ट में बना हुआ है, सारा पार्ट बाय पार्ट है, आप लोग पढ़ लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कानून की समझ के बारे में। संसद के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्लियर है। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। ठीक, तो आइए बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे। आप कुछ कानूनों से क्या होंगे, परिचित होंगे। शायद आपको शादी की उम्र सीमा या मताधिकार की उम्र सीमा का पता होगा। ठीक है, संभव है आप संपत्ति को खरीदने बेचने के कानूनों को भी जानते होंगे। अभी तक आप यह जान चुके हैं कि कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं? संसद जो कानून बनाती है, कह रहा है कि क्या यह सब पर लागू होता है? नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं? क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी होता है? नागरिक के नाते हमें ऐसे परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? ठीक है, देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, कि संसद कौन सा अनुच्छेद में है। संसद कौन सा अनुच्छेद में है बताइए तो। एक बात मैंने बोला था आपको ध्यान रखने के लिए कि सरल याद रखना है, सरल। ठीक, देखिए 100 से हो गया संसद, 100 से क्या हो गया, संसद। यह है आर्टिकल 79 में। तो रॉ से क्या हो जाएगा, राज्य सभा। यह आपका आ जाएगा अनुच्छेद 80 में। और लो से लोकसभा, लोकसभा यह किस में आ जाएगा, 81 में। ठीक, तो संसद किस में आएगा, 79 में। राज्यसभा किस में आएगा, 80 में। और लोकसभा की चर्चा किस में की गई है, 81 में। क्लियर है। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका क्या कानून सब पर लागू होते हैं, पूछ रहा है कि ये जो कानून, संसद जो कानून बनाती है, क्या ये सब पर लागू होता है? इस स्थिति को पढ़े और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। कह रहा है कि एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत में 10 साल की क्या हो गई, सज़ा सुना दी। इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकालने में मदद करता है। ठीक है, निकाल लेता है। सज़ा होने के बाद भी उसको क्या होता है, वो बाहर निकाल लेता है। क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया? क्या उसके बेटे को केवल इसीलिए कानून से माफ़ी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से क्या है, ताकतवर है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कह रहा है कि यह सीधे सीधे कानून का क्या है, उल्लंघन का मामला है। अगर कोई ऐसा मामला आता है तो यह क्या है, सीधे सीधे कानून का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। ठीक, मतलब कानून में जो बातें लिखी गई उसके जस्ट अपोजिट कर रहा है। जैसा कि आप इकाई 1 में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भारत आज़ाद हो गया तो सत्ता का मनमाना उपयोग करेगा, जो मन होगा, जो ताकतवर, जो बहुमत में होगा वह वही काम करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की व्यवस्था के लिए क्या थे, जरूरी थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में क्या है, समान है। ठीक, आर्टिकल 14, कानून के नज़र में सब कोई समान है। यह बात कौन कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है। ठीक, क्लियर है।
हमारा कानून हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि आप किसी अमुक धर्म के हैं, अमुक जाति के हैं या अमुक लिंग है, ठीक है, इसके आधार पर आपको आपके साथ भेदभाव होगा, कहीं आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। बताइए यह बात कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? यह बात कहा गया है अनुच्छेद 15 में। क्लियर है? कानून के शासन का मतलब क्या है? कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। ठीक है, जो कानून है वो जितने भी भारत के नागरिक हैं सब पर लागू होगा समान रूप से, चाहे अमीर हो या गरीब हो, पढ़े लिखे हो या मूर्ख हो। ठीक है, कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होता। कानून क्या है? सर्वोपरि है, सर्वे सर्वा है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धनासेठ। ठीक है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है। ठीक है, अगर कोई राष्ट्रपति महोदय भी किसी कानून का क्या करेंगे, उल्लंघन कर देंगे, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है। सजा तक पहुंचने का भी एक तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? पहले भी ऐसा था? इसके बारे में आप सोचिए। नहीं, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, देखिए संसद क्या करती है? विधायिका है, वह कानून बनाएगी, पुलिस उस कानून को क्या करेगा? इम्प्लीमेंट करेगा, लागू करेगा। ठीक है, और न्यायपालिका क्या करेगी? न्याय देगी, जस्टिस देगी, समीक्षा करेगी। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा काम कर दिए जो कानून के नज़र में क्या है? उल्लंघन है, तो आपको सज़ा तक पहुंचने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। एक समय सीमा भी दिया गया है, एक प्रक्रिया भी दिया गया है कि इस प्रक्रिया के द्वारा आपको क्या होगा? सज़ा मिलेगी। प्राचीन भारत में क्या था कि पहले भारत में क्या था? असंख्य अस्थायी कानून थे, कानून बहुत था। अक्सर एक ऐसे मामले में कई तरह के लोग स्थानीय कानून लागू होते थे। विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थे। मतलब पहले क्या था प्राचीन भारत में कि अलग अलग तरह के कानून जो बनते थे उसका अधिकार क्षेत्र भी क्या था? अलग अलग था। ठीक, सब अपने अपने कानून के हिसाब से क्या करते थे? काम करते थे। कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी। ठीक है, कुछ मामले में कह रहा है कि जाति व्यवस्था के आधार पर जो था, अगर अपराध कर दिए हैं तो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी। जो उच्च वर्ग के रहते थे, ऐसे समझिए कि मान लीजिए जो उच्च वर्ग के हैं, वर्ग कोई उच्च निम्न नहीं होता है, आदमी सब में गलत है, सब में सही है, लेकिन जो किताब में बात दिया है उसकी बातें हम कर रहे हैं कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, अगर वो कोई ऐसा काम कर दिए जो कानून के नज़र में क्या है? गलत है, तो उच्च वर्ग होने के कारण या पैसा वाला होने के कारण उनको क्या होगा? अलग सजा दी जाएगी। और जो निम्न तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, अनपढ़ हैं, मूर्ख हैं, उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाएगा। पहले ही ऐसा होता था। देखिए वही बात नीचे लिखा गया है, जैसे निचली मानी जाने वाली जाति। देखिए यहाँ क्यों लिखा है निचली मानी जाने वाली जाति? आदमी मान लिया है वो नीच नहीं है। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि वो सबसे खराब जाति है। खराब अच्छा कोई नहीं होता, सभी वर्ग में, ठीक है, सभी वर्ग में अच्छे लोग होते हैं और सभी वर्ग में क्या होते हैं? खराब लोग होते हैं। तो कह रहा है कि निचली मानी जाने वाली जाति के अपराध को ज़्यादा सजा दी जाती थी। ठीक है, जिसको हम लोग नीचे मानते हैं, ठीक है, तो उसको क्या होता है? अधिक सजा दिया जाता था। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सजा देने में भेदभाव का यह चलन क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक, देखिए विद्रोह बहुत बड़ा चीज़ है। जब अति आएगा तो क्या होगा? विद्रोह होगा। समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन का शुरुआत अंग्रेज़ों ने ही किया था। ठीक है, कानून के शासन का शुरुआत भारत में कौन किया? तो अंग्रेज। तो शासन जो करेगा वही तो करेगा ना, अंग्रेज ही तो हम लोग पे शासन कर रहा था।
इतिहासकारों में इस बात पर क्या है, काफ़ी विवाद रहा है। ठीक, इसमें कई कारण हैं, इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून मनमाने पर आधारित था। औपनिवेशिक कानून क्या था, मन पे था, जो मन रहेगा वो करेगा। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामले के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक क्या किया, अहम भूमिका निभाया। दूसरी तरफ क्या माना जाता है कि भारत का जो राष्ट्रवादी लोग था उसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। कारण कि 1870 का राजद्रोह एक्ट कब आया, 1870 में। एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमाने की मिसाल थी। ठीक है, राजद्रोह एक्ट जो अंग्रेज लाया था उस 1870 में, वो क्या था कि अंग्रेजी शासन का एक मनमाने ढंग का क्या था, मिसाल था। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी, व्यापक मतलब बड़ा। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर दिया जाता था। मोनोपोली था किसका, ब्रिटिशर्स का, अंग्रेज का। मतलब अगर उसका विरोध आवाज़ उठाइएगा तो आपको डायरेक्ट क्या करेगा, मुकदमा भी नहीं चलाएगा, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उसकी आलोचना करते थे। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रवादी वर्ग था वो क्या करता था, इस चीज़ का आलोचना कोई भी करेगा, आलोचना करेगा, उसका विरोध करेगा। अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने क्या किया, संघर्ष शुरू कर दिया। किसने, भारतीय राष्ट्रवादियों ने। भारत का राष्ट्रवादी का बात हो रहा है, क्या किया, संघर्ष शुरू कर दिया। यह समानता का क्या था, संघर्ष था, यह समानता का संघर्ष था। ठीक है, यह क्या था, समानता का संघर्ष था। कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी क्या हो, मजबूरी हो। आप ऐसा कानून मत कर दीजिए, लागू कर दीजिए कि उसको मानना क्या हो जाए, मजबूरी हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक हो गया। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। वो क्या चाहता था कि ऐसा कानून बने जो उचित न्याय मिले। अगर कोई व्यक्ति कोई उल्लंघन किया है तो उसको सज़ा मिले, निर्दोष को नहीं फंसाया जाए। लेकिन अंधा कानून है। 19वीं सदी के आखिरी तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा। ठीक, जब 19वीं सदी आते आते क्या हो गया, कानूनी पेशा भी उभरने लगा। मतलब लोग कानून का पढ़ाई करने लगे होंगे। कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालत में उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाए। ठीक है, मतलब जो वकालत कर रहे हैं तो सब वकील हैं, जो वहाँ पे है वो वकील है, तो सबको क्या एक नज़र से देखा जाए। ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। भारतीय न्यायाधीश भी फैसला लेने से पहले से ज़्यादा भूमिका निभाने लगे। ठीक, भारतीय न्यायाधीश भी फैसला लेने में पहले से ज़्यादा क्या करें, एक्टिव हो गए। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम में यहाँ के लोग भी कई तरह से अपना योगदान दे रहे थे। ठीक है, मतलब भारत के लोग भी अपना योगदान देने लगे। संविधान की स्वीकृति मिलने के बाद, जब भारत के संविधान को क्या हो गया, स्वीकृति मिल गया, मतलब बनाने का क्या मिल गया, आदेश मिल गया के बाद यह दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गई जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे। ठीक है, उसी के आधार पर क्या करने लगे, कानून बनाने लगे। हर साल हमारे प्रतिनिधि कई नए कानून बनाते हैं और कई पुराने कानून का क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। देखिए, मान लीजिए संविधान जिस समय बना था उस समय का कंडीशन कुछ अलग रहा होगा। ठीक है, उस समय के परिस्थिति को ध्यान में रखकर कानून बनाया गया। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए तो अच्छी बात है, संशोधन होना ही चाहिए। कक्षा 6 की पुस्तक में आपने 2005 के हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपसे कि हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कब बना, तो क्या आंसर दीजिएगा, 2005 में। ये किसमें पढ़े हैं, कक्षा 6 की पुस्तक में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। इस नए कानून के मुताबिक बेटे, बेटियां और उसकी माँ तीनों ही परिवार की संपत्ति में क्या है, बराबर का हिस्सा है। पहले क्या होता था कि बेटी को परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता था, मतलब पिता की संपत्ति में पुत्री का कोई योगदान नहीं था, कोई हिस्सा नहीं है। अगर किसी पिता को 3 बच्चे हैं जिसमें से 2 पुत्र और 1 पुत्रियां हैं तो उनके संपत्ति का बंटवारा
2 पुत्रों में ही होता था, पुत्री का कोई योगदान नहीं था। ठीक, पुत्री को क्या प्राय धन मानते हैं, अभी भी मानते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, जब ये 2005 का हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून के बारे में कानून आया, तो इसमें क्या हो गया, पुत्री को भी बेटे के इक्वल क्या किया गया, बेटी बेटिया और माँ को भी परिवार का क्या संपत्ति का हिस्सा माना गया। देखिए, इसमें भी संशोधन होना चाहिए। क्या संशोधन होना चाहिए कि इस जगह हिंदू के अलावा भारत सरकार उत्तराधिकारी संशोधन होना चाहिए। मतलब इसमें जो भी धर्म के लोग रहते हैं, जब भारत में सभी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो फिर यह बात सिर्फ हिंदू पर ही क्यों लागू होगा, सब पर लागू होना चाहिए। क्या गलत? इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने और रोजगार मुहैया कराने के लिए भी नए कानून क्या हो गए, बनाए गए। लोग इस निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं, एक नया कानून जरूरी है। वे कानून का प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं, इसके बारे में आप अगले हिस्से में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कानून कौन बनाता है? संसद की एक क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है, इतना आसान भी नहीं है यह कानून बनाना। यह प्रक्रिया क्या है, कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह की किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, जिस चीज़ का आपको ज़रूरत पड़ेगा उसके लिए आपको क्या होना, सबसे पहले आवाज़ उठाना पड़ेगा। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। ठीक है, मतलब कॉन्शियस हो, समस्या जो भी उत्पन्न हो रहा है लोगों का उसके प्रति क्या हो, संवेदनशील हो। ये नहीं कि सुने और मटिया दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए देखें कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह से संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा को रोकथाम पर कानून बनाने की प्रक्रिया क्या थी। ठीक है, घरेलू हिंसा मतलब जिस घर में स्त्री को मारा पीटा जाता है, प्रताड़ना किया जाता है। एक्चुअली क्या है ना कि हमारे समाज में क्या होता है कि दामाद इसीलिए अच्छा है कि वह बेटी को खुश रखता है। ठीक है, दामाद मेरा खूब बढ़िया है, काहे भाई, मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ नहीं होने देता है, पूरा खुश रखता है, एकदम सब कुछ दिया है लाके, फ्रिज है, एसी है, टीवी है, इंडक्शन चूल्हा है, गैस है, कहीं घुमाने के लिए ले जाता है। लेकिन बेटा इसलिए ख़राब है कि वही सेम काम बेटा कर रहा है अपनी वाइफ के लिए, तो बेटा ख़राब हो जाता है। तो औरत का दुश्मन औरत ही होती है। ठीक है, इसीलिए घरेलू हिंसा में आप देखिएगा कि मैक्सिमम, मैं ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम औरतों को जो यह प्रताड़ना सहनी पड़ती है तो उसकी सासू माँ ही करती है, उसकी ननद ही करती है, उसका देवर नहीं करेगा, उसका ससुर नहीं करेगा। ठीक है, यह फैक्ट बात है। अभी अपने आसपास इस बात को नोटिस कीजिएगा, समझे। शादी करके जब स्त्री आती है, कोई लड़की आती है, तो उसको नौकर समझा जाता है, उसको 4 बजे ही उठना है, 4 बजे नहीं उठेगी क्या होगा, इज्जत बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, बहुत तरह का समस्या होता है जो हम देखते हैं अपने आसपास, आप भी देखते होंगे। चलिए उन सब बातों को छोड़िए और हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी, मतलब पति और पत्नी के बारे में बात हो रहा है, के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो सामान्यतः उसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। ऐसा नहीं कि आपको मारना ही है, आप ताना दे रहे हैं बैठ के, वो भी क्या है, शोषण के, घरेलू हिंसा के शोषण के विरुद्ध ही आता है। ऐसा नहीं है कि मार के मुंह कान फुला दीजिएगा, हाथ पैर तोड़ दीजिएगा तभी शोषण है।
अब बैठ के परजाम मार रहे हैं, ऐसे वैसे फलना ढिमकाना कर रहे हैं, जिसको सुनकर व्यक्ति को तकलीफ हो वो शोषण के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, शोषण जो है मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। ठीक है, मौखिक रूप से भी शोषण होता है, यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है महिलाओं का, गलत ढंग से उसको टच करना, यह सब किस में आता है? घरेलू हिंसा में ही आता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा में कहा गया कि घरेलू शब्द की समझ को और आर्थिक व्यापक बना दिया, व्यापक मतलब बड़ा बना दिया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती है या रह चुकी है। ठीक है, यह सब गलत बातें हैं, मारपीट करना। ठीक है, लेकिन आजकल की स्त्रियां भी कम नहीं है। इस कानून का क्या करेगी? फायदा उठाएगी, नहीं यूँ मारेगी तो कपड़ा फाड़ के दिखा देगी। समझ रहे हैं? फिल्म में भी दिखाया गया है ये सब चीज़ें। फिल्म में सारी चीज़ें गलत भी नहीं होती है, कुछ चीज़ें वास्तविकता पर ही आधारित होती है। ठीक है, कह रहा है कि जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है, देखिए क्या कह रहा है कि जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। जिसके साथ इस तरह का व्यवहार होता है उसको क्या मानते हैं? पीड़ित मानते हैं। ठीक है, इन हालात से उबरने के लिए औरतें तरह तरह के संघर्ष करती है, इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहा जाता है। औरत, देखिए फैक्ट बात क्या है कि जब अत्यधिकता आ जाती है किसी चीज़ में, तभी औरत क्या करती है? अपना मुंह खोलती है। तो वो क्या कर रही है? सर्वाइव कर रही है। तो सर्वाइव करने वालों को क्या बोलते हैं? सर्वाइवर कहते हैं। इन अंग्रेजी शब्द का अर्थ है बचा रहे। इन अंग्रेजी शब्द का अर्थ क्या है? बचा रहे। ठीक है, इस उदाहरण से साफ हो जाता है, इस उदाहरण से क्या हो जाता है? साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका, नागरिक की जो भूमिका है कानून बनाने में कितनी क्या है? अहम है। ठीक है, कानून बनाने में किसका भूमिका है? तो नागरिक का, सिटीजन का। वे जानता है कि चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। यह आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्ट, अखबारों के संपादकीय, रेडियो प्रसारणों और आम भाषाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने क्या होता है? आता है। ठीक, ये रोजा पार्क्स वाली कहानी आपने पढ़ा होगा। जैसा कि आपने कानून के शासन पर केंद्रित, कह रहा है कि जैसा कि आपने कानून के शासन पर केंद्रित पिछले भाग में पढ़ा है कि भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे मनमाने और दमनकारी कानूनों का विरोध व उनकी आलोचना करता था। अंग्रेज क्या करते थे कि मनमाना ढंग से अपनी सहूलियत के हिसाब से कानून बनाते थे। उसका क्या करेंगे? भारतीय लोग विरोध करेंगे। इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे लोग और समुदाय दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों को खत्म करवाने के लिए संघर्ष किए हैं। कक्षा 7 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि रोजा पार्क्स नामक अफ्रीकी अमेरिका महिला जो है 1 दिसंबर 1995 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। यह पिछले कक्षा 7 में ही दिया गया है यह कहानी। जब यह विरोध कर दिया कि नहीं हम तुमको सीट नहीं देंगे। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि वो खुद काम कर कर थकी हुई थी और सीट पर बैठी हुई थी। तो और अंग्रेज आकर क्या कहता है कि उठिए हम बैठेंगे, मेरा सीट रिजर्व है। यह क्या तरीका है भाई? आप पहले आइए, आप पहले बैठिए। ठीक है, यह घटना कब की है? 1 दिसंबर 1955 की। रोजा पार्क्स उस कानून का क्या कर रही थी? विरोध कर रही थी जो सभी सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिकों और अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के लिए अलग अलग दायरे तय करता था। क्या बताएंगे? अंग्रेज अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करता था। यहाँ तक कि सड़कों पर भी दोनों समुदायों की जगह क्या थी? अलग अलग होती थी। रोजा पार्क्स का यह इनकार एक ऐतिहासिक घटना थी। ठीक है, रोजा पार्क्स का ये जो घटना हो गया, यह क्या बन गई? ऐतिहासिक घटना बन गई। सब कोई इसको सपोर्ट करने लगे। इसी के बाद वहाँ नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून को क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। ठीक,
कानून को कब पारित किया गया? 1964 में। ठीक, कानून का क्या नाम था? नागरिक अधिकार कानून। इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह की भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। उपरोक्त चित्र में रोजा पार्क्स बस में यात्रा करती हुई क्या है दिखाई दे रही है, देखिए यह महिला, इसी महिला का नाम क्या है? रोजा पार्क्स, रोजा पार्क्स। ठीक है, यह काम करके आई थी और यह सीट क्या था? अंग्रेजों के लिए रिजर्व था, ब्रिटिशर्स के लिए। तो यह महिला बैठ जाती है, वो आकर इसको क्या कहता है, उठो यह मेरा सीट है, यह मना कर देती है। क्यों? यह तो खुद थकी हुई थी। तो जंगल में आग लगने के लिए एक चिंगारी ही काफ़ी है, वही इसका चिंगारी का काम कर गया। ठीक, पढ़ लिया यहाँ तक? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। ठीक है, मतलब ऐसा कानून जो लोकप्रिय ना हो और डिबेटेबल हो, विवाद हो उसमें। क्या विवाद हो? वो लोकप्रिय और विवादास्पद कानून। आइए अब एक और स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित हो जाता है। ठीक है, संसद अपने हिसाब से कानून पारित कर देती है। ऐसा कानून क्या होता है? संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, कानून की नज़र में क्या है? सही हो सकता है फिर भी वह लोगों को रास नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नीयत सही नहीं थी। इसीलिए लोग उसकी क्या करते हैं? आलोचना करते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कानून संसद बना दिया गया है जो उसके नज़र में सही है, लेकिन वह लोकप्रिय नहीं है, तो उसके खिलाफ लोग आवाज़ उठाएंगे, उसकी क्या करेंगे? आलोचना करेंगे। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है, तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का क्या पड़ जाता है? दबाव पड़ जाता है। तो विरोध करने से क्या होता है? फ़ायदा होता है। विरोध की जगह अगर वो, तो सही चीज़ पर विरोध करना चाहिए, हर एक चीज़ पर विरोध नहीं करना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? उदाहरण के लिए, नागरिकों की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिकाओं कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने के गैर कानूनी घोषित किया गया है। ठीक है, मतलब पटरी के किनारे आप देखें उनके दुकान लगता है, इसको क्या कर दिया? गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कानून जरूरी है। ठीक है, बात बोला जाता है कि इसमें कोई संदेह का बात नहीं है कि सार्वजनिक स्थान का मतलब है जैसे रेलवे हो गया, अस्पताल के पास हो गया, जहाँ पे टेम्पू स्टैंड हो गया, वो सब जगह क्या होना चाहिए? बस स्टैंड हो गया, सार्वजनिक स्थान है तो वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। कह रहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तभी लोग आसानी से क्या होंगे? फुटपाथ पर चल पाएंगे, जाम नहीं लगेगा। लेकिन हम एक तरफ तो ये बात हो गया, दूसरी तरफ देखिए, लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि पटरी वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को ज़रूरी चीज़ें और सेवाएं क्या करते हैं? सस्ती कीमत पर और कुशलतापूर्वक पहुंचाते हैं। ठीक है, आपके घर तक पहुंचा देता है। आपको उस जगह फुटपाथ पर, कभी कभी फुटपाथ पर बढ़िया सामान मिल जाता है। तो भारत में क्या होते हैं? बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, सभी मॉल में जाकर एसी में जाकर बैठने वाले नहीं हैं। कुछ लोग गरीब हैं, तो जीवन यापन चलाने के लिए सभी को वस्त्र की ज़रूरत तो अमीर को भी है, गरीब को भी है। अमीर लोग कहाँ चले जाएंगे? मॉल चले जाएंगे। लेकिन गरीब लोगों का इस ज़रूरत को कौन पूरा करेगा? फेरी वाला, पटरी के बगल वाला। ठीक है, 5 स्टार होटल में जाकर 200 का खाना सब नहीं खा सकता, लेकिन 30 रुपये का छोले भटूरे, लिट्टी चोखा सब खा सकता है। तो यह कहाँ ऊपर होगा? यह ऊपर होगा भाई सार्वजनिक स्थान पर। तो इसी से उसकी रोजी रोटी भी चलती है और बहुत सारे लोगों का रोजी रोटी उसी हिसाब से चलता है। फिर कह रहा है कि लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है, उपेक्षा मतलब नज़रअंदाज करता है, तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, संबंधित कानून क्या है? सही नहीं है, वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं।
यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के क्या है, अगेंस्ट में, विरुद्ध में है, तो वह उसमें संशोधन कर सकती है, उसे रद्द भी कर सकती है। ठीक है, तो देखिए सब जरूरी है। हर जगह सफाई खोजिएगा तो संभव नहीं है, समझे। सभी को तो जीने का अधिकार है, सब जिएगा, फेरी वाला कहाँ जाएगा कमाने के लिए। सरकारी नौकरी नहीं लगाया तो फेरी किया है। हमें इस बात पर क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि वोट दिए, मुर्गा पार्टी किए, पैसा लेके वोट दे दिए और क्या हो गया, हमारा काम समाप्त हो गया। नहीं, हमारा काम समाप्त नहीं हो गया। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। हमने जो जिसको चुनकर भेजा है वो हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। एकदम सूतल हैं, ठीक है, सुतले हैं एकदम, कोई लेना देना नहीं है, तो उस पर क्या करेंगे, नज़र रखेंगे। किसके द्वारा, इंस्टाग्राम के रील्स के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा और अखबार और संचार माध्यम के जरिए। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी क्या करेंगे, आलोचना करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, हम अमुक पार्टी को मानते हैं तो एकदम आँख बंद करके नहीं, वो गलत करिए नहीं सकते। महादेव के फैसले पर संदेह किया जा सकता है, लेकिन शिवगामी देवी के फैसले पर संदेह नहीं किया जा सकता। बाहुबली का डिया डायलॉग याद है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शिवगामी देवी का फैसला भी गलत हो गया था, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, आलोचना भी करना चाहिए। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी और जितने उत्साह से वे क्या करेंगे, जुड़ेंगे, उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। अब देखिए, गलत करने वाला कोई नहीं रहेगा तो वो काम ही नहीं करेगा, उसको तो लगेगा सब सही कर रहे हैं। तो गलत करने, आलोचना करने वाला भी होना चाहिए। निंदक नियरेस्ट रखिए, एकदम निंदक को नियरेस्ट रखिए, एकदम पास में रखिए, तब आप आगे बढ़िएगा। निंदक दूर चला जाएगा, निंदा करने वाला दूर चला जाएगा, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। अरे लाइक कर दो, ठीक, लाइक करो और शेयर भी कर दो। चलिए देखिए, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें ये क्वेश्चन आंसर है, एक बार आप अपने से पढ़कर इस सब क्वेश्चन आंसर को कर लीजिएगा, ठीक है, समझ गए। आलोचना का मतलब क्या होता है, विकास क्रम का मतलब क्या होता है, इन सब चीज़ों को आप एक बार दोहरा लीजिएगा। राजद्रोह क्या होता है, दमनकारी क्या होता है। दमनकारी सुने होंगे कि ये दमनकारी कानून है, ठीक। तो हम लोग इस अध्याय को पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ छूटा नहीं ना, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रोजा पर्स की कहानी भी हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। चलिए, इस चैप्टर का ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आज हम लोग अध्याय 4 को पढ़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 5 को पढ़ेंगे। कानून के, संसद के बारे में पढ़ लिए, लोकतंत्र के बारे में पढ़ लिए, और किसके बारे में पढ़े अभी, कानून क्यों जरूरी है, कैसे कानून का क्या करना चाहिए, आलोचना करना चाहिए अगर ख़राब हो गया है, मतलब जो आपके उद्देश्य को फुलफिल नहीं करता है। घरेलू हिंसा के बारे में पढ़ लिए, इन सब चीज़ों को पढ़ लिए। इकाई 3 को पढ़ेंगे, मतलब अध्याय 5 न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है वो किस प्रकार काम करती है, ये हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।